हेलो स्टूडेंट, आज की हमारे क्लास का टॉपिक है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? जोड़कर जो अकाउंट हम बनाते हैं, एक साथ में कंबाइंड करके जो अकाउंट बनाते हैं उन्हें हम कंबाइंड अकाउंट भी कह सकते हैं। वो भी किसके? होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडी कंपनी के। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? सूत्रधारी कंपनी। और सब्सिडी कंपनी का मतलब क्या होगा? सब्सिडी कंपनी का मतलब होगा सहायक कंपनी। ठीक है, तो सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के जो कंबाइंड अकाउंट है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है। ठीक है, सूत्रधारी कंपनी की जो परिभाषा है वो क्या है? तो होल्डिंग कंपनी का मीनिंग देखिए। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच Holding company means a company of which such companies are subsidiary company। तो एक सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसके अंडर में बहुत सारी क्या हो? सहायक कंपनी हो। और ये जो डेफिनेशन है ये किसके अंदर दी हुई है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 246 के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 246 के अंदर दे रखा है कि एक होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसके अंडर में बहुत सारी सब्सिडी कंपनीज होती है। ठीक है, तो बस ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो इसका मतलब हमें ये पता करना होगा कि सब्सिडीज कंपनी कौन सी होती है। ठीक है, तो सब्सिडी कंपनीज की डेफिनेशन देखिए क्या बताई गई है। सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन देखिए। सब्सिडी कंपनी को क्या बोलते हैं हम? सहायक कंपनी। ठीक है, तो सहायक कंपनी की क्या डेफिनेशन बताई गई है? इसे हम कहते हैं सहायक कंपनी। ठीक है, सहायक कंपनी की क्या परिभाषा बताई गई है? सब्सिडी कंपनी। ठीक है, सब्सिडी कंपनी मीन्स अ कंपनी, सब्सिडी कंपनी मीन्स a company in which the holding company, जिसके अंदर जो होल्डिंग कंपनी होती है, देखो एक सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी क्या करती है? कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन होता है उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। मतलब कि जो संचालक मंडल का गठन होता है उस पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। तो वो कंपनी आपकी सहायक कंपनी कहलाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड। पॉइंट नंबर सेकेंड कहा गया है एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ the total share capital either at its own or together with the one or more if the of the its सब्सिडी कंपनी। ठीक है, तो एक सहायक कंपनी वो होती है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी क्या करती है? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो गठन होता है उस पर नियंत्रण करती है। और दूसरी बात कही गई है कि उसके आधे से ज़्यादा जो शेयर कैपिटल होती है, वन हाफ से ज़्यादा, जो मोर देन वन हाफ से जो ज़्यादा आपकी शेयर कैपिटल होगी सब्सिडी कंपनी की, उस पर किसका अधिकार होगा? होल्डिंग कंपनी का अधिकार होगा। वो होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? होल्ड करके रखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिडी कंपनी की क्या डेफिनेशन आ जाती है? सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन हमारे ये निकलती है कि एक सब्सिडी कंपनी वो है जिसके अंदर एक होल्डिंग कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन पर नियंत्रण करती है। दूसरा, उसकी जो शेयर कैपिटल होती है उसका 50% से ज़्यादा जो पार्ट है वो होल्ड करके रखती है। तो वो कंपनी आपके कौन सी कहलाती है? सब्सिडी कंपनी कहलाती है। और होल्डिंग कंपनी कौन होती है? जिसकी एक से ज़्यादा क्या होती है? सब्सिडी कंपनीज होती है, तो वो कंपनी आपके होल्डिंग कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हुई है। ठीक है,
अब हम आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स क्या होते हैं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है एकीकृत वित्तीय विवरण। ठीक है, एकीकृत का मतलब कंबाइंड किए हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडी कंपनी के दोनों के क्या बनते हैं, साथ में बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of the group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses and the cash flow of the parent company and its subsidiaries company are presented as those of a single economic entity। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसके अंदर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी के जो फाइनेंशियल असेट्स वगैरह होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती है, जो इक्विटी होती है, इनकम, एक्सपेंसेस, कैश फ्लो, इन सबको क्या करके कंबाइन करके प्रेजेंट किया जाता है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन हो गई। फिर बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, कि इसके ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, इसके ऊपर जो लेखा मानक है वो कौन सा लेखा मानक काम करता है, किसके ऊपर, जो कंसोलिडेशन होता है अकाउंट का, अकाउंट जो कंबाइन करके बनाए जाते हैं उसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 शुड बी अप्लाइड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नाउ इट्स नोन एज द इंडियन AS 103। इसको अभी कौन से नाम से जाना जाता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अभी इसका प्रेजेंट का नाम है, इंडियन AS 103। और अगर ऐसे पूछा जाए कि पहले कौन सा होता था, तो AS 21 जो है वो कंबाइंड जो अकाउंट बनाए जाते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट, उसके लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल। फिर हम बात करेंगे आगे, बात हम करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितनी चीज़ें आती है, दो। पहली क्या आती है, पहली आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है उसके अंदर बैलेंस शीट। तो हम देखते हैं कि बैलेंस शीट जो है वो कैसे कंबाइन की जाती है होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडी कंपनी की। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होता क्या है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या कहा गया है कि अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रेजेंट्स द असेट्स एंड liabilities of the holding company and its subsidiary company on a single document। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर क्या किया जाता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उनको दोनों को साथ में जोड़ करके बनाया जाता है। उसमें उनके जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ होती है उनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है विथ नो डिस्टिंक्शन ऑन विच आइटम बिलोंग टू द विच कंपनीज। उसके अंदर ये नहीं देखा जाता है कि कौन सी आइटम जो है वो किस कंपनी की है, बस उसमें क्या कर दिया जाता है, कंसोलिडेटेड में उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे असेट्स है तो असेट्स जो है वो होल्डिंग कंपनी के प्लस सब्सिडी कंपनी के जोड़ के लिखे जाएंगे। इसी तरह जो लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ जो है वो भी होल्डिंग प्लस सब्सिडी की जोड़ के लिखी जाएगी। तो ये आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहलाती है। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो जो एकीकृत चिट्ठा होता है, एकीकृत चिट्ठा किसे बोलते हैं, जिसके अंदर जो होल्डिंग सूत्रधारी कंपनी और जो सहायक कंपनी होती है सब्सिडी कंपनी, उनके संपत्तियों और दायित्वों को सम्मिलित करके जोड़ करके लिखा जाता है, तो वो बैलेंस शीट आपके कंसोलिडेटेड हो जाती है। ठीक है,
फिर बात करते हैं सब्सिडी कंपनीज आर डिवाइडेड into two parts from the point of view of making the consolidated बैलेंस शीट। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के क्राइटेरिया से सब्सिडी कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो पार्ट में, एक तो आ जाएगी आपके फुली ओन्ड सब्सिडी कंपनी, एक तो कौन सी कंपनी आ जाएगी, फुली ओन्ड सब्सिडी कंपनी। इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण या संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। ठीक है, इसको हम ऊपर ले लेते हैं। तो इसके अंदर फुली ओन्ड सब्सिडी कंपनी, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कब कही जाएगी, जब उस कंपनी के जो सारे के सारे शेयर है, ऑल शेयर्स, कौन होल्ड करके रखेगा, होल्डिंग कंपनी होल्ड करके रखेगी। जब किसी कंपनी के सारे अंश जो है वो सूत्रधारी कंपनी ले लेती है तो वो कंपनी संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो जो अपन फुली ओन्ड सब्सिडी कंपनी कहते हैं वो उसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, फिर बात करें, द फॉलोइंग calculations will be done while the consolidating balance sheet of such companies। ठीक है, जब हम उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें कुछ ये कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो नीचे जो कैलकुलेशन आपको बताई जा रही है वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं पहली कैलकुलेशन क्या आएगी आपके सामने। पहली कैलकुलेशन आएगी प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को हिंदी में हम क्या कहेंगे, अंश अधिग्रहण से पूर्व और पश्चात के लाभ। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख ही देते हैं, अंश अधिग्रहण से पूर्व अंश अधिग्रहण से पूर्व व पश्चात के लाभ। ठीक है, अंश अधिग्रहण से पूर्व और पश्चात के लाभ, इसका क्या मतलब होता है, अंश अधिग्रहण का मतलब क्या होगा कि जब होल्डिंग कंपनी जो है, आपकी होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर लेगी। ठीक है, ये सब्सिडी कंपनी है तो इसके जो शेयर लेगी, उस शेयर लेने को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंश अधिग्रहण करना। ठीक है, जो शेयर परचेज करते हैं, शेयर को क्या करना, परचेज करना। ठीक है, परचेज ऑफ शेयर को हम बोल सकते हैं परचेज ऑफ शेयर। शेयर को परचेज करना क्या कहलाता है, अंश अधिग्रहण कहलाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर। तो शेयर एक्विजिशन करने के पहले के प्रॉफिट और बाद के प्रॉफिट आपको निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट आ जाता है, इफ द होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड द शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी on the first day of the financial year। ठीक है, then whole profit for that financial year is considered as post acquisition profit। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के जो शेयर है वो ईयर की फर्स्ट डेट को ही ले लेती है तो पूरे के पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो आपके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो रही है, एक बात क्या क्लियर हो रही है कि अगर
हमने फर्स्ट डे को, जैसे हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को, ठीक है। तो वो 1 अप्रैल को ही सारे शेयर ले लेती है। तो 1 अप्रैल को शेयर लेने के बाद जो इस ईयर में पूरा प्रॉफिट हुआ है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके कौन सा कहलाएगा, पोस्ट एक्विजिशन कहलाएगा, ठीक है। उसको हम कौन सा मानेंगे, पोस्ट वाला मानेंगे। क्लियर हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट डेट को ले लिया है तो पूरे ईयर का प्रॉफिट आपके कौन सा होगा, पोस्ट वाला प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। पूरे ईयर का प्रॉफिट हम मानेंगे पोस्ट। फिर देखो बात हुई है नेक्स्ट बात क्या हुई है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कि इफ द होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड द शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देन होल प्रॉफिट कंसीडर्ड एज अ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर लास्ट डेट को लेती है, जैसे ईयर वाला मैंने बताया था 1 अप्रैल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को अगर ईयर ख़त्म होता है तो 31 मार्च को अगर वो शेयर ले लेती है तो इसका मतलब इस पूरे साल में जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आप कौन सा कंसीडर करोगे, कौन सा मानोगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मानोगे, ठीक है। अगर फर्स्ट डेट को लेती है, ठीक है, तो पूरे साल का प्रॉफिट कौन सा हो जाता है, पोस्ट वाला हो जाता है। और अगर लास्ट डेट को लेती है तो पूरे साल का प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें इफ द होल्डिंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द शेयर ऑन एनी इंटरवेनिंग डेट ऑफ द ईयर, मतलब कि वो किसी भी डेट को ले लेती है साल के बीच में, ठीक है, साल के बीच में किसी भी डेट को अगर वो शेयर ले लेती है तो आपका प्रॉफिट है जो फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है, तो आपके फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है विल बी डिवाइडेड इनटू टाइम रेशियो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हमारा स्टार्ट हो रहा है ईयर, ठीक है, कौन सी डेट को स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये ईयर पूरा यहाँ से चला और चल करके ख़त्म कब हुआ हमारा, 31 मार्च 2020 को, ठीक है। 31 मार्च 2020 को, ये 21 को हमारा जो ईयर है ये क्या हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इस कंपनी ने क्या किया, 1 जुलाई 2020 को उन्होंने क्या किया, शेयर लिए, होल्डिंग कंपनी ने शेयर कब लिए, 1 जुलाई 2020 को। तो 1 जुलाई 2020 से पहले का जो टाइम है वो प्री एक्विजिशन टाइम माना जाएगा, ठीक है। ये टाइम कौन सा माना जाएगा, प्री एक्विजिशन, और ये वाला जो टाइम है वो कौन सा माना जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। तो प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है आपको टाइम को, ठीक है। जब साल में बीच में किसी भी डेट पे अगर होल्डिंग कंपनी क्या ले लेती है, शेयर ले लेती है, तो उसको जो पूरे साल को है हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में। तो जो शेयर लेने से पहले का टाइम पीरियड है वो तो प्री एक्विजिशन कहलाएगा और शेयर लेने के बाद का जो टाइम पीरियड है वो पोस्ट एक्विजिशन कहलाएगा, ठीक है। और फिर इस पूरे साल भर में जो प्रॉफिट हुआ है उसको प्री और पोस्ट का जो रेशियो है उसमें निकालना है, ठीक है। प्री और पोस्ट का रेशियो निकाल के उसमें आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था कि 1 जुलाई 2020 को शेयर लिए गए, तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने का और बाद का टाइम पीरियड 9 महीने का, ठीक है। तो 3 और 9 का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारे 1:3 आ जाएगा। और ये जो 3:9 है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:3 आ जाएगा। तो हम जो पूरा प्रॉफिट है उसको 1:3 में बांट देंगे, ठीक है। बांटेंगे तो उसमें जो प्री वाला होगा
वो प्री में आ जाएगा और जो पोस्ट वाला है वो पोस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे निकालने हैं। तो पहली बात तो ये थी कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी की फर्स्ट डेट को अगर सारे शेयर ले लेती है तो पूरे साल भर का जो प्रॉफिट है वो आपकी क्या माना जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, और अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के सारे शेयर अगर ईयर के लास्ट डेट को लेती है तो पूरे साल का प्रॉफिट आपके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट था कि अगर होल्डिंग कंपनी जो है शेयर किसी भी डेट को ले लेती है, साल के बीच में किसी भी डेट को ले लेती है, तो आपको ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करना है, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में, और उसमें टाइम रेशियो निकालना है और फिर पूरे प्रॉफिट को उस टाइम रेशियो में बांटना है, जिससे आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का फर्स्ट पॉइंट था, जिसमें हमें जो फुली ओन सब्सिडी कंपनी है, जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, उसके अंदर जो बैलेंस शीट बनती है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन करने का पॉइंट था। ठीक है, फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन थी प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की, तो वो हमने की है। अब जो सेकेंड कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी की नेटवर्थ कैसे निकालते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।